स्टडी मानिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम लोग एडुटेरिया बिहार दरोगा का पीटी का सेट नंबर सेकेंड को डिस्कस करेंगे। यह है सेट नंबर 2। हमारा पहला क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह जो तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठा था वो मोहम्मद शाह रंगीला था। 24 फरवरी 1739 को जब नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था तो भारत से लौटते समय नादिर शाह ने शाहजहां का तख्ते ताउस 30 करोड़ नकद और विश्व सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है अपने साथ लेकर चला गया था। और नादिर शाह 1739 में भारत पे अटैक किया था और साथ ही नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा नहीं किया गया था? तो देखते हैं, सहायक संधि की नीति को अपनाना ये वेलेस्ली ने किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण ये भी वेलेस्ली ने किया था। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये भी वेलेस्ली ने किया था। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली ये 1798 से लेकर के 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था और इस दौरान उसने सभी कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन है, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो ये बम्बई से शुरू हुआ था। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह मुंबई नौसैनिक प्रशिक्षण पोत INS तलवार में 2 नौसैनिकों द्वारा शुरू किया गया था जो कराची, मद्रास, कलकत्ता तक फैला हुआ था। और मोहम्मद अली जिन्ना तथा सरदार पटेल के आह्वान पर इन विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जो मित्र मेला संगठन है इसका स्थापना VD सावरकर के द्वारा किया गया था। साथ ही याद रखें, गणपति उत्सव के दौरान मनाने के सिलसिले में 1899 में VD सावरकर द्वारा नासिक में मित्र मेला का स्थापना किया गया था और मित्र मेला ही 1904 में अभिनव भारत संस्था के रूप में चेंज हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सतनामी विद्रोह निम्न में किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो जो सतनामी विद्रोह था ये औरंगजेब के समय में हुआ था। 1672 में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था, इसलिए इसे सतनामी विद्रोह बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में किससे था? तो वैदिक काल सभा का संबंध कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से था। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी और समिति सामान्य लोगों की सभा थी, जबकि जो सभा था ये कुलीन या वृद्ध लोगों की संस्था थी। अगला है, महाविवाद सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है इसकी रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? तो ये चौथे बौद्ध संगीति में महाविवाद सूत्र की रचना हुई थी और ये चौथा जो बौद्ध संगीति था ये कुंडलवन कश्मीर में किया गया था और इस संगीति के जो अध्यक्ष थे ये वसुमित्र थे। इन्होंने महाविवाद सूत्र लिखकर टीकाओं का संकलन किया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये की गई थी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 22-23 अक्टूबर को 1934 को मुंबई में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था और जयप्रकाश नारायण को कांग्रेस समाजवादी दल का महासचिव भी बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो ये स्वदेशी आंदोलन से कार्लाइल सर्कुलर का संबंध था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर निकाला था और बंगाल सरकार की तरफ से सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज के प्राचार्यों को हिदायत दी थी कि उनके विद्यार्थी यदि स्वदेशी आंदोलन में भाग लेंगे तो उनकी संस्था को बंद कर दिया जाएगा। अगला है, मुगल काल में बंदरगाहों की प्रशासन की देखभाल निम्न में कौन करता था? तो मुगल काल में जो मुसद्दी होता था वह बंदरगाहों की प्रशासनिक व्यवस्था देखता था और साथ ही होता था मीर ए बहर। तो मीर ए बहर होता था, मीर ए बहर जल सेना का सेनापति होता था और ये मीर ए बर है तो मीर ए बर वन विभाग का अधिकारी होता था और एक होता था वाकिया नबीस, तो वाकिया नबीस समाचार लेखक होता था। अगला क्वेश्चन है, वारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो ये वारदोली सत्याग्रह था ये 1928 में चलाया गया था।
गुजरात में जो सूरत जिला है वहाँ वारदोली तालुका में 1928 ईस्वी में किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वारदोली आंदोलन को चलाया था और इसी आंदोलन में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी और तुगलक काल में सर्वप्रथम बिहार पर आक्रमण 1324 में बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इसमें कर्नाट वंश के जो शासक थे हरि सिंह देव को उसने हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये बिहार के 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 7 व्यक्तियों में शामिल है शारदा सिन्हा जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा कला क्षेत्र के लिए, सुशील मोदी जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जाएगा सार्वजनिक मामले के लिए, और आचार्य किशोर कुणाल पद्म श्री दिया जाएगा समाज सेवा के लिए मरणोपरांत, डॉक्टर हेमंत कुमार को पद्म श्री दिया जाएगा चिकित्सा के लिए, और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज इनको भी पद्म श्री दिया जाएगा अध्यात्म क्षेत्र में, और भीम सिंह भवेश को पद्म श्री दिया जाएगा समाज सेवा के क्षेत्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है 14, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसकी कोरम की संख्या 9 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी स्थापना 1946 को द हेग में हुआ था और इसमें न्यायाधीश जो होते हैं ये 15 होते हैं और इनकी जो नियुक्ति होती है 9 वर्षों के लिए किया जाता है। और इसका कार्यकारी जो भाषा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ये अंग्रेजी और फ्रेंच है और इसके कार्य को संचालन करने के लिए कोरम की संख्या 9 होती है। अगला है विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पशु कल्याण दिवस है ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे विश्व परिवेश दिवस होता है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस के बारे में बात करते हैं तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस होता है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व मानक दिवस होता है ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष वीएस नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को तो उन्हें 1913 में नोबेल मिला था साहित्य के लिए, सीवी रमन को 1930 में मिला था फिजिक्स के लिए, और हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था चिकित्सा के लिए, और मदर टेरेसा को 1979 में मिला था शांति के लिए, और अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? ट्रेन टू पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। द कंपनी ऑफ वीमेन ये भी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, और बोरियल एट सी ये भी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। जो इसमें गार्डनर है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। और वैसे ही है वैरण्यक शतक ये भर्तृहरि ने लिखा है। पल्लव है तो पल्लव को सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है, और एक है नेचर क्यूर इसे मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या होता है? तो जो सर्वाधिक लिक्विडिटी वाला मुद्रा होता है ये M1 होता है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। भारत में आरबीआई द्वारा मुद्रा आपूर्ति के 4 रूपों को दिखाया जाता है, जिसमें M0 होता है, M1 होता है, M2 होता है और M3 होता है। जो M1 होता है ये संकुचित मुद्रा होता है, और M3 जो होता है ये व्यापक होता है, और M1 की तरलता M13 की तुलना में सर्वाधिक होती है। अगला है, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्यांक सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो जो फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्यांक है ये जर्मनी से संबंधित है। आंसर ये हो जाएगा। साथ ही बात करते हैं अपने देश की तो हमारे यहाँ सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था, और सेबी एक गैर संवैधानिक संस्था है। विश्व के कुछ प्रमुख शेयर सूचकांक हैं जैसे जो अमेरिका में है न्यूयॉर्क में उसका नाम है डी जोन्स, टोक्यो में है जापान में निक्की, जर्मनी में मिडडेक्स, मैक्सिको में आईपीसी और थाईलैंड में सेट है। अगला है, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत जो है विश्व के लगभग 24% दूध का उत्पादन अकेले करता है, और भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। साथ ही देखेंगे 1970-71 में भारत का दूध खपत प्रति व्यक्ति 112 ग्राम था, जो वर्तमान में बढ़कर 350 ग्राम हो गया है। अगला क्वेश्चन है, वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? तो ये पूर्ण प्रतियोगिता होता है।
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वैसी स्थिति होती है जिसमें एक समान वस्तु में बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। आगे देखते हैं, एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इंडाल्को कंपनी की स्थापना ये कनाडा की सहायता से किया गया था। तो 1937 में एल्यूमिनियम बनाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया था और 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र में एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना हुई थी। तो कुछ कंपनी दिया हुआ है तो याद रखेंगे किस देश की सहायता से बनाया गया है। जैसे बाल्को, तो बाल्को सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया, यानी रूस की सहायता से बनाया गया है। नाल्को है, ये फ्रांस की सहायता से बनाया गया है। हिंडाल्को है, ये यूएसए की सहायता से बनाया गया है। वैसे ही माल्को होता है, माल्को इटली की सहायता से बनाया गया है और इंडाल्को है, ये कनाडा की सहायता से बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 है ये प्रोफेसर मीना चरण को दिया गया है। मीना चरंदा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरंदा को शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है। अप्रैल 2024 के अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति IADC की 42वीं वार्षिक बैठक हुई थी, उसी में यह घोषणा हुई थी और इसकी अध्यक्षता इसरो प्रमुख सोमनाथ ने की थी। IADC का गठन 1993 में किया गया था और अंतरिक्ष मलबा का मतलब होता है कि पृथ्वी की कक्षा में या पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाले सभी गैर कार्यात्मक कृत्रिम वस्तु। अगला है, भारत द्वारा हाल में सिटवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है? तो सिटवे बंदरगाह समझौता ये म्यांमार के साथ किया गया है। भारत ने म्यांमार में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण सुरक्षित कर लिया है और यह भारत की समुद्री उपस्थिति को बढ़ाने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम है और यह ईरान के चाबहार के बाद भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह है। यानी सबसे पहले भारत ने चाबहार को परिचालन नियंत्रण सुरक्षित किया था। अगला है, किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो ये दक्षिण कोरिया में बनेगा दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर। दक्षिण कोरिया के बुसान सिटी के तट पे दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर होगा और तैरता शहर समुद्री जल स्तर में वृद्धि के खतरे में पड़े तटीय शहरों के लिए समाधान प्रस्तुत होता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो पंचायती राज दिवस है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो ये 24 अप्रैल को ही हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए हैं? तो ये तमिलनाडु में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख को खोजा गया है और ग्रंथ एक ऐतिहासिक लिपि है। इसका उपयोग भी कभी कभी दक्षिण पूर्व एशिया और तमिलनाडु में संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो लोंगटे महोत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और यह त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। याद रखेंगे, लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और यह पशु बलि निषेध के लिए भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है उसका प्रमुख अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया है और जो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है ये भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में आयोजित किया गया था। ये दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुआ था और इसका आयोजन परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तथा बेल्जियम द्वारा किया गया था, जिसमें 30 देश शामिल थे। अगला है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो गोपीचंद थोटाकुरा ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बन गए हैं और अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के लिए चाल कदल के हिस्से के रूप में वह अंतरिक्ष यात्रा करेंगे और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है और इस मिशन का लक्ष्य है अंतरिक्ष की विशालता की खोज करना और इसमें 6 लोग शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो ये विल किस्मीर को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में आयोजित की गई है। अगला है, हाल ही में भारत, मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मालदीव में किया गया है। भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ और अभिनव ने इसमें भाग लिया और इसका आयोजन मालदीव में किया गया। इसमें बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था और इसका उद्देश्य था तीनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, दोस्ती मजबूत करना और आपसी परिचालन क्षमता में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 3रा है। साथ ही याद रखेंगे, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका 703 यूनिकॉर्न के साथ प्रथम स्थान पर है और 340 यूनिकॉर्न के साथ चाइना दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान 67वां है, 67 नंबर के साथ तीसरे स्थान पर है और भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 2023 में 68 थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? तो ये कैंसर में किया जाएगा। इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और इम्यूनोसिटी के बीच आपसी सहयोग द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? ये दिया गया श्रीनगर को। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी कार्यक्रम को 2014 में शुरू किया गया था और यह दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास, स्थानीय शिल्पकार जो होते हैं उनकी सामुदायिक भूमिका को मान्यता प्राप्त करता है। और श्रीनगर के स्थानीय शिल्प में पश्मीना शॉल है, अबरोड की लकड़ी पर नक्काशी है, कालीन है, सोजनी शिल्प इत्यादि है। तो इसमें श्रीनगर को शामिल किया गया है। जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर को पहले से यह दर्जा प्राप्त है। अगला है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है और उन्होंने ये 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण के दौरान किया था। याद रखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया था? तो ये सोम्पेन जनजाति है। तो सोम्पेन जनजाति जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, इसने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान किया था। और जो सोम्पेन जनजाति है, ये खानाबदोश शिकारी संग्राहक है जो अपने आप को आधुनिक दुनिया से अलग रखते हैं और इस बार सोम्पेन जनजाति के 7 सदस्यों ने वोट दिया था। 2011 जनगणना के अनुसार इनकी कुल संख्या 229 थी। अंडमान और निकोबार क्षेत्र से 1 लोकसभा सीट है। अगला है, हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये मौलिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। MK रंजीत सिंह और अन्य बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी। अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षण के अधिकार को मान्यता दिए जाने हेतु ये टिप्पणी की गई थी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये रोम में संपन्न हुआ था। इटली की राजधानी रोम में FAO के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 संपन्न किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और यह राष्ट्र और समाज के लिए अच्छे काम करने वाले को लता दीनानाथ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग। इसमें दिया हुआ है जियोपार्डी। तो जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, तो इसका सेम मीनिंग हो जाएगा डेंजर। आंसर ई हो जाएगा। आगे है, फिल इन द ब्लैंक्स। 50 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो 50 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस होगा, यानी यह यूनिट को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसमें इज का होगा। अगला है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा आई टेक डिसीजन। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी का हो जाएगा आई टेक डिसीजन। अगला क्वेश्चन है,
स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा? तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होता है धौ। स्वर्ग का पर्यायवाची और भी होता है, सूर्यलोक होता है, गोलोक होता है, दिव्य धाम होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, जो नरक होता है, नरक का होता है यमलोक होता है, यमालय होता है, दुर्गति होता है। अगला है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से क्या है? तो नदी का शब्द का पुल्लिंग रूप नद होता है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। जबकि समुद्र सागर पुल्लिंग शब्द के रूप में हमेशा ही प्रयोग करते हैं। अगला है, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो, वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? तो जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन होता है उसे दुर्लभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में द्वंद्व समास है। देवासुर अर्थात देव और असुर, ये दो अलग अलग है, ये द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अल्प प्राण वर्ग का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा क और ग, ये अल्प प्राण का उदाहरण है। अर्थात प्राण अर्थात वायु की प्रयुक्ति के आधार पर व्यंजनों को अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में बांटा गया है। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना निम्नलिखित सदस्यों का प्रावधान है, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रशासक होते हैं, और नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था, सही है। लोकपाल एवं लोकायुक्त के स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ये भी सही हो जाएगा। और देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? तो ये की गई थी दिसंबर 1946 में। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर आधारित भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। और कैबिनेट मिशन में सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड से प्रेरित है। भारत के संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से सहायता लिया गया था। जैसे आयरलैंड से लिया गया था डीपीएसपी, नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको बोलते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला एवं विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र से जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनका भी मनोनयन होता है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। साथ ही याद रखेंगे, जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिया गया है, मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है, और आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां होती है, ये जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है उपाधियों का अंत। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सेना द्वारा पदवीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। याद रखेंगे, अनुच्छेद 16 है। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बोला गया है। और अनुच्छेद 38 है, जो अनुच्छेद 38 में बोला गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। और अनुच्छेद 55 है, 55 में दिया हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे प्रारूप में एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किए हैं। बाकी जो वीवी गिरी हैं, वीडी जत्ती हैं और एम हिदायतुल्लाह हैं, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए थे। वीवी गिरी जो थे ये 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक थे, और एम हिदायतुल्लाह थे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक थे, और वीडी जत्ती जो थे ये 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब होता है कि अगर राष्ट्रपति एब्सेंट रहते हैं या नहीं होने के कारण
उनके बदले में उपराष्ट्रपति उनके कार्य का वहन करता है, उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं हो तो उनसे लोअर पद का जो आदमी होता है वो राष्ट्रपति के कार्यों का वहन करता है, इसे कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो ऐसे 4 थे राज्यसभा के सदस्य जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। याद रखेंगे, इंदिरा गांधी 1966-67 में, आई.के. गुजराल 1997 से लेकर 98, एच.डी. देवेगौड़ा ये 1996-97 और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 14 तक थे। ये सभी राज्यसभा से थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे कमल नारायण सिंह। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले कमल नारायण सिंह थे। ये 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक मात्र 17 दिन तक थे। और सबसे अधिक समय तक बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ये 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक, ये 2696 दिन तक थे। जब भारतीय न्यायपति में लोकहित मुकदमा पील लाया गया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश वी.एन. भगवती थे। याद रखेंगे, पी.एन. भगवती मुख्य न्यायाधीश थे जब पील को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को नहीं देते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य का राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, जबकि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं तथा भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी? तो ये गोंड हो जाएगी। सबसे बड़ी जनजाति भील है, उसके बाद दूसरी हो जाएगा गोंड हो जाएगा और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। और सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला जो राज्य हो जाएगा वो मेघालय हो जाएगा। जरवा जनजाति जो अंडमान निकोबार में रहती है वो विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ये कोच्चि बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। साथ ही याद रखेंगे कि चेन्नई बंदरगाह है, ये एक कृत्रिम बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा प्राचीन बंदरगाह भी है। और मुंद्रा जो बंदरगाह है यह भारत का पहला निजी बंदरगाह है, प्राइवेट बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र से मिलते हैं? तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। और यह वन उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय के गिरिपात पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। और ऐसे वन में सागवान, साल, शीशम, महुआ, सेमल, कुसुम, चंदन इत्यादि होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के सीमा संबंध भारतीय राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम ये बांग्लादेश से सटे हुए राज्य हैं। बांग्लादेश से सबसे अधिक लंबा जुड़ा हुआ राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा जो है 7 देशों से लगती है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। और भारत के कुल 16 पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? जो नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति होते हैं उसे हेलोफाइट बोलते हैं। और एक होता है मेसोफाइट। मेसोफाइट होता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति। जीरोफाइट जो होता है ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों की वनस्पति होता है। और एक होता है लिथोफाइट, ये कई चट्टानों में उगने वाली वनस्पति होती है जिसे लिथोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अरब रेगिस्तान में सिमुक हवा बहता है जो गर्म होता है। और एक होता है सिरोको, तो सिरोको हवा होता है यह सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी हुई हवा है। और जो फोन होता है यह आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। जो चिनूक है ये लोकल हवा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की रॉकीज पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल से चलने वाली गर्म और शुष्क है। अगला है,
भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि ये जिब्राल्टर जल संधि होगा, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। वैसे ही है वाव एल मंडव, ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है। और एक हरमुज है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है। और इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में डोवर जल संधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो इसमें जो एंथ्रासाइट कोयला है ये अवसादी चट्टान नहीं है। अवसादी चट्टान का मतलब होता है जो प्राकृतिक कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी एक स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में समय बीतने के साथ दबाव और रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारण से परत जैसी ठोस रूप से निर्मित होती है और इन्हें ही अवसादी चट्टान बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट, लिग्नाइट इत्यादि। खनिज तेल अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। और जो आगरा का किला और भारत का लाल किला, दिल्ली का जो लाल किला है, ये बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय ये नामीबिया में स्थित है। और चीता का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये एसिनोनिक्स जुबेट्स होता है, एसिनोनिक्स जुबेट्स। भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई और नामीबिया से 8 चीता लाया गया, 5 मादा और 3 नर। और ये विशेष विमान से सितंबर 2023 में लाया गया था। और 1952 में भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चीता को वापस लाने के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया जहां बिग कैट प्रजाति के 5 सदस्यों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा K = C + 273.15। आगे देखते हैं, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। और आंसर ये हो जाएगा क्योंकि थर्मल विस्तार के कारण पानी के अणु दूर दूर चले जाते हैं और अधिक स्थान घेरते हैं। तो जैसे अणु कम सघन रूप से संकुचित होते हैं, पानी फैलता है और अधिक आयतन संग्रहित करता है। अगला है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है। तो यह है 1 सेकंड में दिए हुए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, ये ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। और इसे हर्ट्ज में मापा जाता है जो प्रति सेकंड 1 साइकिल के बराबर होता है। अगला है, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो ये विवर्तन होता है। जब प्रकाश व ध्वनि किसी अवरोधक से टकराती है तो अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती है और अवरोधक की जो ज्यामितीय छाया है उसमें प्रवेश कर जाती है और तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। और यह घटना एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद तरंगों के फैलने के कारण बनती है, जैसे कैमरा होता है, टेलीस्कोप खोलना इत्यादि होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो ये त्वरण में होता है। समय में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और जो त्वरण का सीजीएस मात्रक होता है ये सेंटीमीटर पर स्क्वायर होता है। अगला है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान विषुवत रेखा पर डैश हो जाता है, तो ये कम हो जाता है। जब पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ता है तो जी का मान विषुवत रेखा पर कम होता है और घूर्णन गति के घटने पर जी का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण समान हो जाएगा और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होता है और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलेगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ये सही है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये भी सही है। और आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, ये सही है। तो हमारा आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये मैंगनीज होता है।
मैंगनीज जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम होता है। याद रखेंगे कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होता है वो 65% होता है, कार्बन 18% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है और नाइट्रोजन 3% होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये 2n² होती है, जहां n मतलब कक्षा की संख्या होती है। अब प्रत्येक कक्षा की कई उप कक्षाएं भी होती हैं, जैसे कक्षा होता है k l m n और उसकी k का जैसे उप कक्षा होता है s होता है, l का sp होता है, m का spd होता है और जो n होता है spdf होता है। और जो k होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, l में 8 होती है, m में 18 होती है और n में 32 होती है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? तो ये थे 9 वर्ग और 7 आवर्त। ऑप्शन ए हो जाएगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं और मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग तथा 7 आवर्त थे। अगला क्वेश्चन है, KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? तो ये +7 होती है। आगे देखते हैं, थैलियम में पारा का विलय निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो ये ठोस में द्रव के विलयन का उदाहरण है। विलयन का जो प्रकार होता है, ठोस में ठोस का विलय होता है, ये मिश्र धातु जैसे पीतल होते हैं, ठोस में ठोस, तांबा में जस्ता। और द्रव में गैस का विलयन होता है, जैसे जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलय, और द्रव में द्रव जो होता है जल में अल्कोहल का विलय, और ठोस में ठोस का विलय होता है, जैसे कपूर में वायु का विलय। ठोस में गैस का विलय मतलब कपूर में वायु का विलय। अगला क्वेश्चन है, केसीटेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो जो केसीटेराइट है ये टीन का अयस्क है। साथ ही याद रखेंगे, लेड है, लेड का गैल्ना होता है, विस्मत का बिस्मुथाइट होता है और निकेल का मिलेराइट होता है। अगला क्वेश्चन है, चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूहा मारने वाले दवा के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ है और एक जिंक सल्फेट होता है। जिंक सल्फेट होता है ZnSO4 × 7H2O, इसे उजला थोथा कहते हैं, व्हाइट विट्रियोल। और एक होता है फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट जो होता है FeSO4 × 7H2O, इसको हरा कशिश या ग्रीन विट्रियोल और इसे रोमन विट्रियोल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है और जो फूलों का खेती होता है इसे फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। और वृक्षों और झाड़ियों का जो अध्ययन होता है ये डेंड्रोलॉजी होता है। और काष्ठी यानी काठ वाले पेड़ों का जो संवर्धन होता है उसे सिल्वीकल्चर बोलते हैं, सिल्वीकल्चर। अगला है, यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगता है तो बताइए इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ है? तो ये हो जाएगा 23 + XXY। यदि एक पुरुष के लिंग गुणसूत्र में 23 + XY में एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा X आ जाता है तो उस पुरुष के वृषण का विकास में रुकावट उत्पन्न हो जाएगा और साथ ही स्तनों का विकास प्रारंभ हो जाएगा, जिससे यह पुरुष नपुंसक कहलाएगा। और इस प्रकार के विकास को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, जो सिर्फ पुरुषों में होता है। इसके अलावा इस सिंड्रोम में ग्रसित पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन भी बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो ये हाइपोथैलेमस होता है, जो वातावरण में टेम्परेचर में होने वाले परिवर्तन की संवेदना को एब्जॉर्ब करता है। और थैलेमस जो ग्रंथि होता है दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। और एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रिया जो होती है जैसे छींक, उल्टी, खांसी, हृदय गति, पाचन इत्यादि को नियंत्रित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? देखते हैं, हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, सही है। इसमें पुनरुद्वन की क्षमता होती है, मतलब दोबारा आने की, ये भी सही है। और इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचनाएं होती है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। हाइड्रा के शरीर के ऊपरी भागों में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे टेंटिकल्स कहते हैं, और यह संरचना अमीबा प्लाज्मोडियम तथा पैरामीशियम में नहीं पाई जाती है। हाइड्रा में मुकुलन प्रजनन जो होता है ये मुकुलन विधि से होता है, और हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है।
हाइड्रा के प्रजनन में उसके शरीर से एक उभार निकलती है और धीरे धीरे यह उभार बढ़कर शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नए हाइड्रा का निर्माण करते हैं जो बिल्कुल अपने जनक के जैसे ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें खसरा जो होता है यह पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पैरामिक्सो वायरस है इसकी खोज इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने किया था। और वायरस अति सूक्ष्म छोटे होते हैं, परजीवी होते हैं और अकोशिकीय कण होते हैं जो विशेष न्यूक्लियर प्रोटोनों से बने होते हैं और यह जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं। वायरस के नाम और कुछ रोग दिए हुए हैं, जैसा पैरामिक्सो वायरस होता है, इससे खसरा होता है, और एक होता है अर्बो वायरस, तो अर्बो वायरस से होता है पीत ज्वर होता है, और एक होता है हर्पीज वायरस, इससे हर्पीज रोग होता है जो त्वचा से संबंधित है, और एक होता है ऑर्थोमिक्सो वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस से सांस से संबंधित बीमारी होती है, श्वसन संबंधी बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है? तो ये ऊपर नीचे दोनों ओर होता है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला है, पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो पल्मोनरी धमनी जो होता है धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है, जबकि एक होता है पल्मोनरी शिरा, उसमें शुद्ध रक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जनन की शक्ति यानी पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो ये होता है मस्तिष्क की कोशिका का। मस्तिष्क की कोशिकाएं अपने जीवन के लिए कोशिका विभाजन के इंटरफेज जो होता है कि प्रारंभिक चरण में रहती है तथा कभी भी विभाजित नहीं होती है। यह एक अन्य न्यूरॉन्स के साथ नए सिनेप्स बनाकर विकसित होते हैं और इसमें कोशिका विभाजन के लिए कोशिकीय मशीनरी का अभाव होता है, तो ये इनका जो पुनर्जन्म होता है ये बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो ये करते हैं मूत्र अंग द्वारा करते हैं। मोलस्का जगत होता है, इसके जो जंतु होते हैं मूत्र अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं, और जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों से बने विषैले अपशिष्ट पदार्थ है उसके निकालने को क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। साथ ही याद रखेंगे कुछ जंतु और उसका उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। जैसे एनेलिडा संघ होता है, ये वृक्क द्वारा किडनी द्वारा उत्सर्जन करते हैं। सिलेंट्रेटा होता है, ये सीधे कोशिका द्वारा करते हैं। पोरीफेरा होते हैं, ये विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा करते हैं। एक कोशिकीय जंतु होते हैं, यह विसरण द्वारा करते हैं, और जो आर्थ्रोपोडा होते हैं ये मालफिगियन नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन करते हैं। अगला है, प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर, फल्यूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के संघ के जंतु हैं। इसमें प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर, फल्यूक आदि संघ ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के जंतु हैं, और इस संघ के जंतु होते हैं उसका लक्षण होता है ये 3 स्तरीय शरीर होता है परंतु देह गुहा नहीं होती है। इसमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है, और उत्सर्जन जो इनका होता है ये फ्लेम कोशिका द्वारा होता है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग इत्यादि इनके शरीर में नहीं होते हैं, और यह उभयलिंगी होते हैं। साथ ही देखेंगे संघ पोरीफेरा, तो पोरीफेरा में साइकस, माथोनिया और स्पंज होते हैं। सिलेंट्रेटा जंतु में हाइड्रा आता है, जेलीफिश और मूंगा आता है, और संघ एलिनिडा के जंतु में एनिलिडा में केचुआ, जोक, नेरिस इत्यादि आते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।